Hello students, I am Deepti Rangnani, Associate Professor Chemistry, SPC Government College Ajmer. Today we will study the topic of BSc Part 3rd, Molecular Orbital Theory, and in this series, today we will continue calculation of coefficient of hybrid orbitals, संकरित कक्षकों के गुणांकों की गणना। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में संकरित कक्षकों में sp संकरित कक्षक और sp2 संकरित कक्षकों के लिए गुणांकों की गणना की। अब हम इस लेक्चर में sp3 संकरित कक्षक के लिए गुणांकों की गणना करेंगे। इसमें सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले रहे हैं मीथेन में कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। इसमें 4 परमाणु कक्षक 2s 2px 2py 2pz मिश्रित होकर के 4 नए संकरित कक्षक sp3 बनाते हैं। और कैलकुलेशन के द्वारा देखा गया है कि ये जो चारों कक्षक हैं वो चतुष्फलकीय होते हैं, टेट्राहेड्रल होते हैं, एक दूसरे से के साथ में 109 डिग्री 28 मिनट्स का कोण बनाते हैं। और इन संकरित कक्षकों के लिए हम वेव इक्वेशन लिख सकते हैं वेव फंक्शन के रूप में ψ1 ψ2 ψ3 एंड ψ4, जिसमें कि ψ1 इज इक्वल्स टू है a1 ψ 2s प्लस b1 ψ 2px प्लस c1 ψ 2py प्लस d1 ψ 2pz। ऐसे ही हम ψ2 लिखेंगे जिसमें सारे जो मिश्र गुणांक हैं वो a2 b2 c2 और d2 लेंगे। ψ3 के लिए मिश्र गुणांक a3 b3 c3 और d3 लेंगे। और ψ4 के लिए a4 b4 c4 और d4 लेंगे। और क्योंकि S कक्षक हमें पता है कि इसका जो आवेश घनत्व होता है वो चारों कक्षकों में समान रूप से वितरित होता है, इसलिए हम इसके लिए लिख सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर a1 स्क्वायर इक्वल टू a2 स्क्वायर इक्वल टू a3 स्क्वायर इक्वल टू a4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। और हम a1 a2 a3 या a4 का मान लिख सकते हैं 1/2। दूसरा, माना कि ψ1 जो है वो x एक्सिस पर होता है, इसलिए उसके लिए 2py और 2pz का जो फंक्शन होता है ψ1 में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 0 होना चाहिए, इसलिए c1 और d1 इसके लिए 0 होंगे। और अगर हम ψ1 का नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो हमें इक्वेशन प्राप्त होगी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, यहाँ पर c1 स्क्वायर d1 स्क्वायर 0 है तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। और हमें पता और b1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस a1 स्क्वायर होगा। और a1 हम पहले ही निकाल चुके हैं 1/2, तो यहाँ पर b1 की वैल्यू आ जाएगी b1 स्क्वायर की वैल्यू आएगी 3/4 और b1 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। अब ψ1 और ψ3 और ψ1 और ψ4 ये ऑर्थोगोनलिटी इस पर शर्त लगाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन a1a2 प्लस b1b2 इज इक्वल्स टू 0, a1a3 प्लस b1b3 इज इक्वल्स टू 0, a1a4 प्लस b1b4 इज इक्वल्स टू 0। और b2 b3 और b4 जो है उसकी वैल्यू आएगी, तीनों की बराबर आएगी और वो वैल्यू आएगी माइनस a1a2 अपॉन b1। और हमें इन तीनों का मान पता है, a1a2 का मान तो 1/2 निकाल चुके हैं, b1 का मान √3/2 है, तो b2 b3 और b4 की वैल्यू आ जाएगी -1/2√3। अब यह मानते हुए कि ψ2 जो है वो एग्जैक्ट प्लेन पर है तो py और का ψ2 में अंशदान 0 होगा, इसीलिए हम c2 को 0 मानते हैं। फिर ψ2 जो वेव फंक्शन होता है उसका प्रसामान्यीकरण करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, जो कि इसमें c2 0 मानना है तो हमें प्राप्त होगी इक्वेशन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और d2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 माइनस a2 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर, और इसमें सब्स्टिट्यूट करके हमें d2 स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 2/3। अब हम इसके बाद में d2 इज इक्वल्स टू इसकी जो वैल्यू है d2 की वैल्यू √2/3 प्राप्त होगी। अब हम ψ2 और ψ3 और ψ2 और ψ4 में लांबिक शर्त लगाएंगे तो उसके लिए हमें इक्वेशन प्राप्त होगी a2a3 प्लस b2b3 प्लस d2d3 इज इक्वल्स टू 0 या a2a4 प्लस b2b4 प्लस d2d4 इज इक्वल्स टू 0। और हमें d3 और d4 का मान समान प्राप्त होगा और ये मान a2a3 प्लस b2b3 अपॉन d2 विथ नेगेटिव साइन प्राप्त होगा। और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमें इनका मान -1/√6 प्राप्त होगा। और अगर हम ψ3 का प्रसामान्यीकरण करते हैं तो ψ3 में चारों गुणांक a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर प्लस d3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें यहाँ से c3 की वैल्यू प्राप्त होगी √1/2। अब इस तरह से अगर हम ψ4 का प्रसामान्यीकरण करते हैं तो वापस से वही a4 स्क्वायर प्लस b4 स्क्वायर प्लस c4 स्क्वायर प्लस d4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और इसमें इन तीनों a4 b4 और d4 का मान रखेंगे तो c4 की वैल्यू -1/√2 प्राप्त होगी। अब इन सभी मिश्रित गुणांकों के जो मान है उनको हम
39, 40, 41 और 42 में रखेंगे और sp2 संगत कक्षक के 4 तरंग फलन जो हमने स्टार्टिंग में लिखे थे वो हम याद कर सकते हैं। और वो इस तरह से होंगे कि ψ1 इक्वल टू हाफ ψ2s प्लस √3/2 ψ2px। यहाँ पर सी जो दूसरे जो फंक्शंस हैं वो 0 होंगे, जो निश्चित गुणांक थे वो 0 थे। ψ2 में हाफ ψ2s माइनस 1/2 √3 ψpx प्लस √2/3 ψpy होगा। ψ3 की वैल्यू 1/2 ψ2s होगा माइनस 1/2 √3 ψpx प्लस 1/2 ψ2py माइनस 1/6 ψ2pz होगी। इसी तरह से ψ4 इज इक्वल टू 1/2 ψ2s माइनस 1/2 √3 ψ2px प्लस 1/2 ψ2py माइनस 1/6 ψ2pz होगा। अब इन सब की जो कैलकुलेशन करते हैं उसके बीच में जो कोण हमें प्राप्त होता है वो है 109 डिग्री 28 मिनट्स। और ये टेट्राहेड्रल शेप होता है और 4 sp3 कक्षक जो हैं वो समचतुष्फलक के चारों कोनों पर होते हैं और सभी संगत कक्षक जो हैं उनमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि संगत कक्षक जो भी हमने पढ़े, चाहे वो sp हैं, चाहे sp2 हैं, चाहे sp3 हैं, उनमें हमें पता है कि डायरेक्शनल गुण होता है, दिशात्मक गुण होता है। और इनका एंगल निकालने के लिए एक फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस संकृत कक्षक का s गुण अपॉन 1 माइनस संकृत कक्षक का s गुण। मतलब हर जो संकृत कक्षक है उसमें s कैरेक्टर कितना होता है उस पर डिपेंड करता है। तो sp संकरण में s कैरेक्टर कितना है 50% है, तो उसको हम लिख सकते हैं हाफ। तो cos थीटा हो जाएगा माइनस हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ इज इक्वल्स टू माइनस हाफ अपॉन हाफ इज इक्वल्स टू -1। और -1 क्या होता है, cos 180 होता है, इसलिए थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसी तरह से sp2 संकरण में s कैरेक्टर 1/3% है, तो cos थीटा की वैल्यू 1/3 माइनस 1 माइनस 1/3, तो ये माइनस हाफ होगी और ये cos जो है 120 के बराबर होगा, तो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। ऐसे ही sp3 संकरण में s इज इक्वल टू 1/4 है, cos थीटा इक्वल टू 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/4, तो मतलब 1/4 अपॉन 3/4 इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 109 डिग्री 28 मिनट्स, तो थीटा इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट्स के बराबर होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो सिद्धांत है वो लुईस के इलेक्ट्रॉन युग्म बनने की आधारभूत धारणा का एक विकसित रूप है। और हाइड्रोजन अणु के बनने के लिए इस सिद्धांत को समझाया गया। तरंग समीकरण के द्वारा हाइड्रोजन अणु की जो ऊर्जा उसका परिकलन करके बताया कि दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में जो इलेक्ट्रॉन युग्म बनने से स्थित ऊर्जा कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप हाइड्रोजन अणु मुक्त परमाणुओं की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। और पॉलिंग और स्लेटर ने हाइड्रोजन बंध में अनुनाद, संकर और दिशात्मक गुण को समझाया। इसलिए यह सिद्धांत हाइटलर, लंडन, पॉलिंग और स्लेटर का सिद्धांत कहलाता है। और उसमें यह माना गया है कि बंधित परमाणु की अपनी अलग पहचान होती है। बंधित परमाणु की संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन की पारस्परिक क्रिया से ही बॉन्ड बनता है और प्रत्येक एटम के जो आंतरिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, वे अनचेंज रहते हैं। परमाणुओं के मध्य जो बंध बनने पर बंध में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान खो देता है। अब बंध के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों बंधित परमाणुओं की एक्सचेंज कर सकते हैं, जिससे कि बंध का स्थायित्व बढ़ जाता है। संयोजकता बंध सिद्धांत का जो ये सिद्धांत है वो 2 थ्योरम्स पर आधारित है। सबसे पहले तो कि 2 पृथककृत जो स्वतंत्र परमाणु हैं ए और बी, उनका जो वेव फंक्शन है ψ ए और ψ बी है और उनकी एनर्जीज ई ए और ई बी हैं। उनका कुल तरंग फलन ψ और कुल एनर्जी ई को हम लिख सकते हैं ψ इक्वल टू ψ ए ψ बी और E इज इक्वल्स टू ई ए प्लस ई बी। इसी तरह से किसी भी तंत्र के विभिन्न तरंग फलन ψ1, ψ2 और ψ3 हैं, तो कुल तरंग फलन ψ को लीनियर कॉम्बिनेशन के द्वारा हम लिख सकते हैं ψ इक्वल टू n c1 ψ1 प्लस c2 ψ2 प्लस c3 ψ3 अप टू सो ऑन। और यहाँ पे जो n है वो प्रसामान्यीकरण स्थिरांक होता है और c1 c2 c3 जो है वो मिश्रित गुणांक होते हैं। तो इस तरह से आज हमने संकृत कक्षकों का कोण, संकृत कक्षकों संयोजकता बंध सिद्धांत का भी अध्ययन किया। थैंक यू।